सुप्रभात मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। पिछले सप्ताह हम लोग व्याकरण से संबंधित संज्ञा के प्रकार पढ़ चुके हैं और आपके कमेंट द्वारा मुझे सब पता चलता है कि आप सब अच्छी तरह से समझ भी रहे हो। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जो पद या शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, आप, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। जहाँ संज्ञा का दोबारा प्रयोग न करना हो वहाँ उसके बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रंजना ने कहा, अब रंजना घर जाएगी। यहाँ पर रंजना का नाम 2 बार आया है जो वाक्य को गलत कर देता है, इसलिए यहाँ रंजना संज्ञा के बदले मैं का प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध करेंगे। जैसे रंजना ने कहा, अब रंजना घर जाएगी, यह गलत है, इसे शुद्ध करेंगे रंजना ने कहा, अब मैं घर जाऊंगी। यहाँ पर मैं शब्द जो है वह सर्वनाम है जो कि संज्ञा के बदले यानी रंजना के बदले में आया है। अब देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। तो बच्चों, सर्वनाम के कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं, 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके इन पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको यह क्लियर कर दूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मैंने तुमसे कहा न कि आज रमेश नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने जो शब्द है वह उत्तम पुरुष है, तुमसे कहा जो शब्द है वह मध्यम पुरुष है और रमेश जो शब्द है वह अन्य पुरुष है। यानी मैंने तुमसे कहा किसके बारे में? रमेश के बारे में। मैंने तुमसे कहा ना कि रमेश आज नहीं आएगा, तो मैंने उत्तम पुरुष, तुमसे कहा मध्यम पुरुष और वह नहीं आएगा यानी अन्य पुरुष। तीसरे के बारे में कहा वह नहीं आएगा, रमेश नहीं आएगा, तो अन्य पुरुष। इस प्रकार पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 प्रकार है। ये तीनों आपको क्लियर हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे दूसरे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले में आता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे समझने के लिए आप उदाहरण देख सकते हैं कि वह मेरा भाई है। यहाँ पर जो वह शब्द है वह मेरा भाई है यानी यह निश्चय शब्द है, निश्चित है कि वह आपका भाई है। वे मेरे मित्र हैं। यह अस्पताल की नई इमारत है, यानी आप किसी निश्चित चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो, निश्चित चीज़ को दिखा रहे हो और कह रहे हो कि यह अस्पताल की नई इमारत है। तो यह इस प्रकार से ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। तो तीसरा सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दीवार के पीछे कोई छिपा है। अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चय नहीं है। आपको एग्जाम्पल दिया है, दीवार के पीछे कोई छिपा है। दीवार के पीछे कोई छिपा है मतलब कोई शब्द जो है वह अनिश्चय है। इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि दीवार के पीछे कौन छिपा है, तो कोई शब्द जो है वह अनिश्चय है। किसी से पता पूछ लेना, किसी से पता पूछ लेना मतलब आप किसी से भी पूछ लेना, जो आपको दिखेगा उससे आप अपना पता पूछ लेना। बाजार से कुछ लेते आना, यहाँ पर कुछ शब्द जो है, किसी से पता पूछ लेना, कोई शब्द जो है यह अनिश्चयवाचक है क्योंकि बाजार से कुछ लेते आना, इसमें क्या लेकर आना है? निश्चय नहीं है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं चौथे सर्वनाम की तरफ। तो हम देखते हैं कि
चौथा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजत्व प्रकट करना मतलब जिस सर्वनाम से आपको यह पता चले जिससे आप खुद जुड़े हुए हो, उस जिस सर्वनाम से कोई करने वाला काम आप खुद हो, स्वयं हो, निज है वो आपका, इस तरह से जिससे पता चले वह निजवाचक सर्वनाम होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि वह अपना काम खुद कर लेता है। यहाँ पर खुद शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है, यानी खुद यानी अपने आप के लिए लगाया गया है। आप अपने आप शब्द भी इसमें लगा सकते हो, जैसे छाया अपने आप कम हो जाएगी, छाया अपने आप कम हो जाएगी, तो अपने आप शब्द जो है यानी अपने आप कम हो जाएगी, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं यहाँ आ जाऊँगा मतलब मैं खुद ही यहाँ पे आ जाऊँगा, तो स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः कुछ बोलेगी यानी वह अपने आप ही कुछ बोलेगी, स्वतः बोलेगी, स्वयं बोलेगी, यानी स्वतः, स्वयं, अपने आप, इस तरह के जितने भी शब्द आपको दिखते हैं, खुद, इस तरह के जो भी शब्द आपको दिखते हैं ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब चलते हैं सर्वनाम के पांचवें प्रकार की तरफ। तो यह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। तो वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य एक साथ एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रहा है तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह आपको एक उदाहरण द्वारा समझ में आएगा। उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहाँ पे दो लोग जुड़े हैं। दो लोग कौन। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी जो और वह शब्द जो है ये संबंधवाचक वाक्य है। इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य देख सकते हैं कि जिसने तुम्हारी मदद की उसे धन्यवाद दो। तो यानी जिसने और उसे संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो, सो, जैसा, तैसा, जैसी, वैसी, इस तरह के जितने भी शब्द आपको दिखेंगे ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम देखेंगे सबसे अंतिम सर्वनाम और छठा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के नाम से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत आसान लग रहा होगा आपको। जैसे जो भी प्रश्न आपसे किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल स्वरूप देखिए, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर क्या मतलब प्रश्न किया गया है। पत्र डालने कौन जाएगा। कौन जाएगा मतलब प्रश्न किया गया है। मुझे किसने बुलाया। किसने बुलाया मतलब यह प्रश्न किया गया है। यह किसकी पुस्तक है। पेंसिल किसे दी जाए। इस तरह से जितने भी प्रश्न किए जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह सबसे आसान आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से हम अपना सर्वनाम पाठ पढ़कर समाप्त कर दिए और मुझे उम्मीद है कि यह आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो इस प्रकार आपको धीरे धीरे मैं व्याकरण का सब कुछ बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगी। आप वीडियो देखते रहिए और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट द्वारा पूछते रहिए। धन्यवाद।